नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजी मैथ्स पर। बच्चों आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे अंक गणित का, जो समांतर श्रेणी अध्याय का नाम है। बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही रुचिकर विषय है ये समांतर श्रेणी का। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में जो पांचवा अध्याय है, उस पांचवें अध्याय की जो प्रश्नावली 5.1 है, उसके आधे क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जो वीडियो है उसको पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके या 5 या 6 मिनट या जैसे 35 मिनट का वीडियो अगर आपके पास आता है तो 35 मिनट की वीडियो को आप 5 या 10 मिनट देखने मात्र से पूरे अध्याय को नहीं समझ पाओगे। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है या मेरी आपसे सलाह है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। कंप्लीट पूरा वीडियो देखने पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा के पूरा अध्याय आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जब कभी भी स्कूलें वापस खुलेगी तो आप लोगों को उन चीजों को समझने में इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जो आप अगर आप पूरे वीडियो को कंटिन्यूस उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट पूरे के पूरे वीडियो को देखें, तब जाकर के आपको किसी भी अध्याय की जो पूरी की पूरी थीम समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारा समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समांतर श्रेणी होती क्या है या समांतर श्रेणी कहते हैं किसे। तो समांतर श्रेणी के अंदर क्या होता है, मैं आपको पहले परिभाषा बता देता हूं कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है, संख्याओं की वो श्रेणी होती है जिसमें किन्हीं दो क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। किन्हीं दो क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मेरे पास एक संख्या दे रखी है 7, 4, 7, 10 अप टू डैश 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 डैश, और आगे भी हो सकता है, इसमें आगे पद हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगला दे दिया 13, फिर दे दिया 16 अप टू डैश डैश डैश। ये एक समांतर श्रेणी। अब इसको समांतर श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि हम इन क्रमांकित पदों के बीच का अंतर देखने की कोशिश करेंगे, क्रमांकित पदों के बीच का अगर हम अंतर देखने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि देखो 4 से अगला 7 आ रहा है, 4 का अगला अंक 7 आ रहा है। इसका मतलब 4 में हमने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, तब जाकर के क्या आया? 7 आया। इसी प्रकार 7 में आप कितना जोड़ोगे कि 10 आ जाए? तो देखिए इसमें भी 3 का ही अंतर आ रहा है, ठीक है ना। फिर अगला 10 में हम कितना जोड़े कि 13 आ जाए? तो यहां पे भी +3 का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार 13 में भी आगे 3 जोड़ने पर 16 प्राप्त होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हर क्रमांकित दो पदों के बीच में, जैसे 4 के बाद 7 आ रहा, तो 4 और 7 के बीच का जो अंतर है वो 3 है। इसी प्रकार 7 और 10 के बीच का जो अंतर है वो क्या है? वो भी 3 है। और 10 और 13 के बीच का अंतर वो भी 3 है। इसी प्रकार आगे क्रमांकित पदों का अंतर जो हमेशा समान रहेगा। तो हम लोगों को अगर 2 या 3 पद पता होते आगे तो और हमें ये पता चल जाता है कि अंतर कितना है क्रमांकित पदों के बीच का, तो उतना के उतना जो अंतर है वो अगले पदों में जोड़ने या घटाने से हम लोगों को अगला पद प्राप्त होता रहता है। ये कहलाती समांतर श्रेणी, मतलब संख्याओं की वो श्रेणी जिसमें किन्हीं दो क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो अंतर ऑलवेज समान रहता है। हाँ तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो अध्याय है हमारा 5.1 उसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है हम यह सॉल्व करके जो समांतर श्रेणी से संबंधित हमारे अंदर जो भी डाउट है उस डाउट को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्नावली जो 5.1 है, माफी चाहूंगा 5.1 जो प्रश्नावली है, आज हम चलेंगे 5.1 प्रश्नावली के लगभग सारे के सारे प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि समांतर श्रेणी से रिलेटेड अपना जो भी कंसेप्ट है वो अपने बिल्कुल समझ में आ जाइए। चलिए तो मैं 5.1 प्रश्नावली का कि जो शुरुआती पहला प्रश्न है, इसके जो 4 प्रश्न है, इन 4 प्रश्नों को पढ़ूंगा और इनको हल करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एक एपी में है। तो ये जो संख्याओं की सूची एक प्रश्न बताएगा, उसमें आपको पता करना है कि ये वास्तव में एपी है या एपी का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है, ए का मतलब अरिथमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोसेशन। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोसेशन है, समांतर श्रेणी है, जिसमें हमें पता करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कि प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी के किराए की बात में ये कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर चलेगा उसके लिए तो 15 रुपए का किराया, प्रथम जो 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा उसका किराया तो 15 रुपए, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपए हर किलोमीटर के लिए उसको देने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पहला जो पद है प्रश्न अनुसार अगर हम क्या देंगे, प्रश्न अनुसार प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, लिख देंगे प्रश्न अनुसार प्रथम
किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो गया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए। उसके बाद वो जो सेकंड किलोमीटर का जो किराया होगा, दूसरा जो किलोमीटर तय करेगा, वो 15 रुपए में 8 रुपए जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 23। इसी प्रकार वो तीसरे किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो तीसरे किलोमीटर की यात्रा के लिए यहां तक तो आ गया 23 तक, और 23 में तीसरे किलोमीटर की यात्रा जैसे ही करेगा तो 8 रुपए और जुड़ जाएंगे उसके अंदर, तो 23 और 8 कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर वो चौथे किलोमीटर की यात्रा करेगा इस तरह से, तो चौथे किलोमीटर में 31 प्लस 8 फिर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 39। इस प्रकार से उसका किराया कंटिन्यू 8 8 8 बढ़ता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि इनकी अगर इस प्रकार से अगर हम एपी तैयार करें, समांतर श्रेणी तैयार करें कंटिन्यूस, तो हम पाएंगे कि समांतर श्रेणी एपी में पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15, फिर दूसरे किलोमीटर पे जाएगा तो उसका किराया कितना हो जाएगा 23 रुपए। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर जाएगा तो उसका किराया कितना हो जाएगा 31 रुपए। इसी प्रकार उसके अगला किलोमीटर तय करेगा तो 39 रुपए। इस तरह से ये खैर चलता रहेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए पहले और दूसरा पद, पहले और दूसरे पद की बात कर रहा था, पहले और दूसरे पद के बीच में अंतर कितने का चल रहा है, 8 का चल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं तो 23 और 31 के बीच का अंतर भी 8 ही चल रहा है ना। इसी प्रकार आगे 31 और 39 के बीच का अंतर भी क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में कि हर एक किलोमीटर के बाद, हर दूसरे पद के बाद में या क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो 8 8 8 समान चल रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई। तो पहले प्रश्न में हम क्या देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर दो क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है, जिसको हम समांतर श्रेणी की भाषा में सार्व अंतर कहते हैं, वो अंतर सभी में समान चल रहा है। चलिए मैं दूसरा प्रश्न पढ़ूंगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता, उसमें जितनी हवा है उसका 1/4 भाग निकाल देता। तो अब हमें क्या कि शुरुआती में तो हमें पता नहीं कि उसमें कितनी हवा थी, और 1/4 भाग हर बार में बाहर निकल जाती है। तो मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में जो है ना, इनिशियल स्टेट में जो पहली कंडीशन थी शुरुआत में, उसमें मान लेते हैं कि हवा मान लीजिए कि ए थी, ठीक है। अब अगले में क्या होगा, जब वो हवा निकलेगा तो उसका 1/4 भाग निकल जाएगा, तो ये जो ए है इसमें से कितना निकल जाएगा, 1/4 भाग। तो दूसरा पद हो जाएगा a माइनस 1/4। इसी प्रकार तीसरी बार में जब उसकी हवा निकालेगा तो कितना हो जाएगा, a माइनस 1/4 और फिर इसमें से फिर 1/4 और कम हो जाएगा। तो इसको हम सरल कर लेते हैं, तो a माइनस 1/2 हो जाए, ये दोनों 1/4 और 1/4 जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार चौथी बार में जब वो ट्राई करेगा हवा निकालने की, तो ये a माइनस 1/2 जो आया है तीसरी बार में, उसका भी फिर 1/4 भाग और हवा निकल जाएगी। तो हम देखेंगे आगे जाते हुए a माइनस ये हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस ये चलता रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्रमांकित पदों के बीच का अंतर, तो एपी बनाते अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो पहला पद तो हमारे पास a है, दूसरा पद a माइनस 1/4 है, अगला पद a माइनस 1/2 है, और फिर उसका अगला पद a माइनस 3/4 है, अप टू डैश 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 ये चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इस वाले पद में से जैसे ही 1/4 घटाता है तो अगला पद प्राप्त हो जाता, फिर इसमें से और 1/4 घटाता है तो फिर ये अगला पद प्राप्त हो जाता, फिर इसमें से फिर 1/4 घटाता है तो अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हर दो क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो अंतर समान चल रहा है, इसीलिए यह भी एक समांतर श्रेणी को इंडिकेट कर रहा है। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई पर लगभग 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो कुआं खोदने की बात कर रहा है कि कुआं खोदने के लिए जो पहला 1 मीटर जब कुआं खोदता है तो वो 150 रुपए लेता है, और उसके बाद जैसे जैसे 1-1 मीटर बढ़ता जाएगा, कुएं की खुदाई बढ़ती जाएगी, तो 50 रुपए उसमें एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे। तो प्रथम मीटर की खुदाई, ये प्रथम जो मीटर है, प्रथम मीटर की खुदाई जो है, खुदाई इसका जो खर्च है वो कितना हो गया, प्रथम मीटर की जो खुदाई है उसका जो खर्च है वो हो गया साहब 150 रुपए। इसी प्रकार जो द्वितीय है, द्वितीय दूसरे मीटर की जो खुदाई है उसका जो खर्च है वो 150 में 50 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो दूसरे मीटर की जब खुदाई होगी तो 200 रुपए का चार्ज बन जाएगा। इसी प्रकार
तीसरे की बात करेंगे, तीसरे मीटर की खुदाई का जो खर्च है वो हो जाएगा 200 और इसमें 50 रुपए और ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 250। इसी प्रकार चौथे मीटर की खुदाई करेगा तो उसमें फिर 250 में 50 रुपए ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा पूरे 300 रुपए। अब हमें ऐसे ही क्रमागत आगे 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 हम जोड़ते चलेंगे तो लगभग 4 पद निकाल देंगे। 4 पद निकालने के बाद हम इस प्रकार से डैश 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 करके शो करेंगे और हम एक एपी बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोसेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो पहला पद है 150, दूसरा पद है 200, तीसरा पद है 250, चौथा पद है 300 अप टू डैश 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 ये चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम क्रमांकित पदों के बीच का अंतर। 50 जब इसमें जोड़ा तो 200 आ गया, फिर 200 में 50 जोड़ा तो ये हमारे पास 250 आ गया, फिर 250 में 50 जोड़ा तो 300 आ गया। इस प्रकार अप टू डैश 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 ये चल रही है। तो हम देख रहे हैं कि हर क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है 50-50 जोड़ने से जो आ रहा है ये भी एक समांतर श्रेणी के पदों की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब मैं पढ़ूंगा चौथा प्रश्न। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, मिश्र धन की बात कर रहा है, जबकि 1,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम ये कह सकते हैं कि जो ब्याज हर महीने आएगा वो उसमें जोड़ता जाएगा, हर साल जो ब्याज आएगा वो उसमें जोड़ता रहेगा और फिर उसी से अगला ब्याज होना शुरू हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है हर साल के बाद एक या निश्चित अंतराल के बाद जो ब्याज काउंट होगा वो मूलधन में शामिल हो जाएगा और एक नया मूलधन बन जाएगा। तो बात कर रहा हूं सवाल की, तो पहली बार जो है ना वो 10,000 रुपए की राशि है, पहली बार में 10,000 रुपए की ये राशि है। ठीक है, अब जब दूसरी साल वो जब मिश्र धन जो बनेगा उसमें ब्याज ऐड हो जाएगा। 10,000 रुपए तो ये है, ये प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब हम ब्याज निकालेंगे कि एक साल का ब्याज कितना बनेगा। तो ब्याज का हम देख लेते हैं, ब्याज सरल ब्याज निकाल लेते हैं, उसको जब ऐड करेंगे तो आगे चक्रवृद्धि ब्याज बनता जाएगा। और सरल ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो 10,000 रुपए हमारा मूलधन है, ये हो गया 10,000 प्लस ब्याज की दर क्या है 8% वार्षिक दर से बात कर रहा है 8% से, तो इंटू 8 इंटू 1 वर्ष का हम निकाल देते हैं बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये आ गया 800 रुपए की ब्याज राशि। तो जो दूसरे वर्ष के बाद जब तीसरे वर्ष का ब्याज जो लगेगा वो 10,000 रुपए जो है इसमें क्या ऐड हो जाएगा 10,000 रुपए और उसमें ये 800 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो अगली बार 10,800 रुपए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में वापस इस पर ब्याज लगेगा, तो इस पर जब हम ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो के वही ब्याज हो जाएगा। ये तो पहले वर्ष का ब्याज, फिर अगले दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, वो के वही मूलधन 10,800 इंटू दर 8% इंटू समय 1 वर्ष बटे 100। क्योंकि हर साल के बाद जो ब्याज है वो मूलधन में एंड होकर के एक नया मूलधन बन जाता है अगले 1 वर्ष के लिए। तो यह मैं हर बार 1 वर्ष इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इनको गुणा कर देते हैं, इसका 8 8 64 और 8 एकम 8। तो अगला हमारे पास हो जाएगा 10,800 है और उसमें 800 और 64 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 64, 8 और 8 16 असल का 1 और ये बन जाएगा 11,600 और 64 रुपए। इस प्रकार से ये कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहेगा और एक नया मूलधन बनता जाएगा। अब अगर हम इनकी तुलना करें तो पहले में हमने कितने जोड़े थे 800 रुपए, तो अगला हमारा ये पद आ गया ये। तो पहला जो पद है अगर हम एपी बनाने की कोशिश करें तो पहला जो पद है वो है हमारा 10,000 रुपए, फिर दूसरा जो पद है वो हो गया 10,800 रुपए, फिर अगला इस पे फिर मूलधन जोड़ा तो हो गया हमारे पास 11,664 रुपए। अब यदि हम अंतर देखें तो देखिए इसमें और इसमें जो अंतर है वो 800 रुपए का है, परंतु इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 800 रुपए का नहीं है, 800 से ज्यादा मतलब 864 रुपए का अंतर है। तो हम देख रहे हैं कि दो क्रमांकित पदों के बीच का, इनमें और इनके बीच का अंतर है 800 और 64 रुपए का। इस प्रकार से ये अंतर बढ़ता जाएगा। जैसे 10,000 रुपए का ब्याज 800 रुपए लगा था तो अगला पद हमें प्राप्त हो गया,
फिर 10,800 को मूलधन मानते हैं, फिर ब्याज निकाला तो हमारे पास 864 एक्सेस हो गए। फिर इस प्रकार अगला जो इसमें जो मूलधन अगले वर्ष का जो निकलेगा उसमें 864 से ज्यादा जुड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 800 रुपए ब्याज जुड़ गया था, वो मूलधन में काउंट हो गया था। फिर एक नया मूलधन बन के फिर उस पर ब्याज है तो ब्याज थोड़ा ज्यादा ही आएगा ना, तो ये ब्याज जो अंतर है ये ब्याज का वो कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो प्रश्न है इसमें जो शर्त दे रखी है वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। हाँ तो बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। पहला जो प्रश्न था उसके 4 प्रश्न हमने हल कर लिए। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जो दी हुई एपी है उसके प्रथम 4 पद लिख रहे हैं, जबकि आपको पहला पद और सार्व अंतर मतलब दो अगले क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो इसने बता दिया है। तो देखिए पहला प्रश्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दूसरे का पहला प्रश्न, इसमें इसने a बराबर दिया है 10, मतलब पहला पद इसका 10 है। और सार्व अंतर की जो बात कर रहा है, सार्व अंतर, वो सार्व अंतर है इसका d बराबर 10, d बराबर 10। तो अब हम देखेंगे कि पहला पद क्या होगा, पहला पद a1 बराबर हो जाएगा 10, फिर a2 दूसरा पद क्या हो जाएगा, ये a1 में कितना ऐड हो जाएगा, d ऐड हो जाएगा, तो d कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20, ये बन गया हमारा दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरा पद क्या बनेगा, तीसरा पद बन जाएगा जो अपने पास a2 आया था इसमें फिर सार्वंतर d जुड़ जाएगा, तो ये आया था a2 20, 20 में फिर 10 ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 30। इसी प्रकार चौथा जो पद है a4, वो जो a3 आया था उसमें फिर d ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 बराबर 40। इस प्रकार से क्रमांकित पदों को कंटिन्यू हम जोड़ते जाएंगे तो अंत हमें समांतर श्रेणी के अगले जितने पद ये 4 आए उतने पद हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसने आगे के 4 पदों के बारे में कहा है, तो पहला पद ये हो गया, दूसरा अगले 4 पद में जो पहला पद तो इसने दे ही रखा था, उसके बाद ये पद हो गया एक, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा a5 निकाल देंगे तो a4 में फिर 10 ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार a6 निकालेंगे तो a5 में फिर 10 ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से क्रमांकित पद हम लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। आगे चलते हैं। पहले का जो दूसरा प्रश्न है वो भी इसी प्रकार से ही है। इसमें a बराबर -2 दे रखा है और d बराबर 0 दे रखा है। तो -2 पहला पद दे रखा और जो सार्वंतर दे रखा है वो 0 दे रखा, तो -2 प्लस 0 -2 ही आएगा, ठीक है। और फिर उसका अगला -2 फिर 0 जुड़ जाएगा तो -2 ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान है, a दे रखा 4, d दे रखा -3, तो कंटिन्यू माइनस वाली संख्या में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। जैसे मैं तीसरे प्रश्न की बात कर रहा हूं, तीसरे प्रश्न में a बराबर इसने दिया है 4 और d बराबर दिया है -3, मतलब 3 कम पड़ता जाएगा। तो हमारे पास जो पहला पद है a, ये है हमारे पास 4, ठीक है, इसको पहला पद कहते हैं। फिर दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा पहले पद में d जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे पहला पद हमारा 4 है। अब चूंकि यह d माइनस में है ना तो d घट रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। फिर अगला तीसरे पद की बात करें तो जो a2 आया फिर उसमें d ऐड हो जाएगा, तो a2 हमारे पास कितना है 1 और उसमें से -3 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा -2। इसी प्रकार चौथा पद a4, तो a3 जो आया है उसमें फिर d ऐड हो जाएगा तो -2 a3 है, फिर इसमें -3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5। इसी प्रकार a5 की बात करें तो a5 में a4 जो चौथा पद आया है उसमें फिर d ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -5 और माइनस के ये 3, तो ये हो जाएगा -8। इसी प्रकार a6 में a5 जो आया उसमें फिर d ऐड हो जाएगा, a5 है -8 और माइनस d बराबर हमारे पास -3 है तो ये हो जाएगा -11। इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा और हमें एक एरिथमेटिक प्रोसेशन समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें पहला पद 4 है, अगला पद 1 है, उसका अगला -2 है, उसका अगला -5 है, फिर -8 है, फिर -11 है, अप टू डैश डैश अगले क्रमांकित पद हम लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार तीसरे जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे में चौथा प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है। पहला पद -1 दे रखा और फिर d 1/2 दे रखा, तो -1 में प्लस 1/2 जोड़ते चलना, अगले पद में फिर 1/2 जोड़ते चलना। इस प्रकार क्रमांक चलते चलते हमें वो पद प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 ले रहे हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर निकालिए। एपी आप लोगों को रेडीमेड बना रही है, उसमें आपको पहला पद और अगला सार्व अंतर आपको निकालना है। जैसे मैं पहला प्रश्न यहाँ पे लिखूंगा। पहला प्रश्न क्या है
पहला प्रश्न में जो एपी दे रखी है समांतर श्रेणी, ये दे रखी है 3, फिर दे रखा है 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस के 3, अप टू डैश डैश ही चल रही है। हमें इसका प्रथम पद और इसका सार्वंतर बताना। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद सबसे पहले पद ही होता है जो आने वाला प्रथम पद, जिसको हम इसकी भाषा में ए कहते हैं। तो पहला पद हो गया हमारे पास 3, और सार्वंतर हमें निकालना है, सार्वंतर। तो बच्चों सार्वंतर निकालने का तरीका बहुत ही आसान है कि दो क्रमांकित पदों में से आगे वाले पद में से उससे जस्ट पहले वाला पद घटा दो। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से हम क्या करेंगे, पहले वाला पद घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि 1 में से 3 गया, माइनस का 2, ये सार्वंतर हो गया। और ऐसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या 3 में कितना घटाया कि आप 1 आ गया, तो इसमें से या 2 कम पड़े। इसी प्रकार 1 में फिर 2 घटा दिए तो माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार -1 में फिर 2 घटा दिए तो माइनस का 3 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला पद 3, और सार्वंतर आ गया माइनस का 2। अगला, इसी प्रकार अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा प्रश्न। मैं यहां पे लिखूंगा तीसरे का दूसरा प्रश्न। एरिथमेटिक प्रोसेशन क्या दे रखी है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस का 5, फिर आ रहा माइनस का 1, फिर आ रहा है प्लस का 3, फिर आ रहा है 7। ठीक है, पहला पद ए कितना दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है। ठीक है ना, ये पहला पद, यही पहला पद रहता है। फिर उसके बाद डी सार्वंतर का मतलब है दूसरे पद में से पहला पद घटा। दूसरा पद है माइनस का 1, इसमें से घटाना है, कितना घटाना है, माइनस का 5, ये घटा दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 5, अब 5 प्लस का और 1 माइनस का, तो 5 माइनस 1 बराबर 4 ही आ गया सार्वंतर। अब यदि हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करें कि एपी बराबर माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7, तो देखिए यहाँ पे इनके बीच का जो क्रमांकित पदों के बीच का जो अगर हम अंतर लेने की कोशिश करेंगे, तो -5 में जैसे ही 4 जोड़ते ही इसमें 4 कम पड़ गए, तो माइनस के 5 और प्लस का 4 मिलके माइनस का 1 बन गया। इसी प्रकार जो -1 है उसमें फिर प्लस के 4 जोड़ने से क्या गया, 3 आ गया, क्योंकि प्लस के 4 माइनस का 1 बराबर 4, -1 बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में कितने जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, तो अगला पद प्राप्त हो गया। तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो पहला पद है वो तो ये है, और सार्वंतर कितने का चल रहा है। आगे चलूंगा मैं, प्रश्न संख्या मैं इसका तीसरा पढ़ूंगा, भिन्न के रूप में है। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न दे रखा है एरिथमेटिक प्रोसेशन एपी दे रखी है। पहला पद है 1/3, दूसरा पद है 5/3, तीसरा पद है 9/3, अगला चौथा पद है 13/3। देखिए बहुत ही आसान है, नीचे सभी में 3 3 3 चल रहा है, और ऊपर देखो तो 1 में 4 जोड़ते ही 5 आ गया, 5 में 4 जोड़ते ही 9 आ गया, 9 में 4 जोड़ते ही 13 आ गया। कुछ प्रश्नों में तो हम देखने मात्र से ही हमें आइडिया लग जाता है कि ये समांतर श्रेणी है और इसमें इतने का अंतर चल रहा है। तो चलिए हमें पहला पद निकालने की कह रहा है, तो पहला पद बताइए, पहला पद क्या होगा, पहला पद हो जाएगा a बराबर 1/3, ये हो गया अपना पहला पद। अगला हमें क्या निकालना, सार्वंतर, तो ये हो जाएगा सार्वंतर। सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी को कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहां पे लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ गया 3। ठीक है ना, 3 का 3 में भाग 1 बार, और 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस 3 का 3 में भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो हमारे पास आ गया 4/3। तो ये तो है हमारा पहला पद, और ये हो गया भाई साहब सार्वंतर। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न में तीनों के तीनों, चारों के चारों प्रश्न हम लोगों ने समझ लिए। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अभ्यास मात्र से आप इसमें अच्छी परफेक्टनेस आप ला सकते हो। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे के 3 पद और निकालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो आप लोगों को क्या करना है, इसका सार्वंतर निकालना है, और फिर उसके आगे के 3 पद भी आपको निकालने हैं। चलिए तो फिर पहला ही प्रश्न लेता हूं मैं, चौथे का पहला प्रश्न। चौथे का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये चौथा है, चौथे का पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं। कह रहा है एपी कह रहा है
ए पी कह रहे हैं कि 2, 4, 8 और 16। हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो हमें इसका सार अंतर बताना और फिर आगे के 3 पद ज्ञात करने। तो देखिए 2 में कितना जोड़ोगे कि 4 आ जाएं, तो हम 2 जोड़ देंगे, तो 2 से 4 बन गया। फिर 4 में कितना जोड़ा कि 8 बन गया, तो 4 जोड़ने पड़ेंगे, 4 में 4। इसी प्रकार 8 में कितना जोड़ेंगे 16 बन जाए, तो 8 जोड़ दिया। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि इनमें क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, अंतर बढ़ता जा रहा है। 2 और 4 के बीच का अंतर प्लस का 2 है। इसी प्रकार 8 और 4 के बीच का अंतर प्लस 4 है। तो 2, 4, 8 ये सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। कारण भी हम बता सकते हैं कि इसमें जो क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, वो समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा जो प्रश्न है वो भी भिन्न के रूप में दे रखा, भले भिन्न के रूप में दे रखा, लेकिन आसानी से हम इनको सरल कर सकते हैं। मैं एक भिन्न वाला प्रश्न ले लेता हूं, दूसरा ही प्रश्न ले लेता हूं मैं। देखिए चौथा जो प्रश्न है इसका मैं दूसरा प्रश्न लूंगा। पहला क्या दे रखा है 2, फिर अगला दे रखा है 5/2, फिर अगला दे रखा है हमारा 3, फिर अगला दे रखा है 7/2। अब देखिए हम अंतर निकाल के देखेंगे, अंतर निकालने मात्र से हम लोगों को पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। 5/2 का मतलब क्या हुआ, 5/2 का मतलब है अगर 5 में हम 2 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये तो 2 है ही है, इसको मैं लिखता हूं 2 सही 1/2। फिर अगला 3 है और अगला हो जाएगा 3 सही 1/2 अप टू डैश 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 डैश। अब देखिए बच्चों बिल्कुल आसान हो गया, यह समझ में आ गया कि 2 में कितना जोड़ा, आधा जोड़ा, तब जाकर के ढाई आ गया, 2 सही 1/2। फिर ढाई में फिर कितना जोड़ा, ढाई में फिर 1/2 जोड़ दिया, तो अगला पद हमें 3 प्राप्त हो। ढाई का अगला 3 ही हुआ, आधा जोड़ दिया। फिर अगला 3 में फिर आधा जोड़ा, तो कितना प्राप्त हो गया हम लोगों को, 3.5 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आगे से आगे से चल रहा है। तो यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो 1/2 वो समान है। अब इसमें हमें आगे के 3 पद करने, अगले क्या निकालने, अगले 3 पद निकालने, 3 पद। तो 3 पद में 4 तक तो ये आ चुके हैं, तो 5वां पद निकालेंगे हम A5 में क्या करेंगे कि जो 3.5 है इसमें फिर आधा जोड़ देंगे, तो हमारे पास 3.5 और आधा हो जाएगा 4। इसी प्रकार छठा जो पद निकालेंगे वो 4 में फिर आधा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4.5। इसी प्रकार अगर हम 7वां पद निकाले तो 7वें पद में क्या होगा, वो क्या हुई 4.5 जो है उसमें हम कितना जोड़ देंगे, फिर आधा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 4 दूने 8 और 1 9/2 कर सकते हैं, और ये 5 तो है जो है ये। तो अगला जो इस समांतर श्रेणी के जो अगले पद ये जो 4 है वो अगला 4 है, फिर अगला 9/2 है, फिर अगला 5 है। इस प्रकार से क्रमांकित पद वो जैसा चारा वैसे पद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी के जो प्रश्न है मेरे हिसाब से बहुत ही सरल है, आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास से ये प्रश्न बिल्कुल ही सरल हो जाएंगे। मैं आपको चौथा जो प्रश्न है उस चौथे प्रश्न का एक और प्रश्न मैं आपको समझा देता हूं। चौथे का मैं लूंगा 5वां प्रश्न, चौथे का ये 5वां प्रश्न। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 5वां प्रश्न क्या कह रहा, पहला पद है 3, अगला 3 प्लस √2 है, फिर उसका अगला पद है 3 प्लस 2 है, फिर उसका अगला पद है 3 प्लस 3 है। देखिए मैं यहां पे एपी को थोड़ा खुला लिख देता हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाएगा। देखिए 3 है, अगला 3 प्लस √2 है, अगला 3 प्लस 2 है, और अगला 3 प्लस 3 है। अब देखिए बच्चों बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सार्व अंतर चल रहा है 3 में कितना जोड़ा, √2 जोड़ा, तब जाकर के अगला पद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार फिर उसमें √2 जैसे ही जोड़ा तो ये वापस 3 प्लस 2 आ गया। इसी प्रकार इसमें फिर √2 जैसे ही जोड़ा तो उसका अगला पद प्राप्त हो गया। अगर आपको ऐसे ही समझ में नहीं आया तो हम ऐसे ले सकते हैं, सार्व अंतर हम डी निकालेंगे। डी हम निकालेंगे पहले A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना आएगा ये सार्व अंतर आ जाएगा 3 प्लस √2 है, इसमें से पहला पद 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, √2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर √2 हो गया। फिर अगला फिर डी निकालेंगे हम,
तीसरे पद में से क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरे में से दूसरा घटाओगे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2, इसमें से हमें घटाना है कौन सा वाला पद, दूसरा वाला पद, और दूसरा वाला पद है 3 प्लस √2, इसको मैं कोष्टक के रूप में लिख देता हूं ताकि चिन्हों की गड़बड़ी नहीं होवे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3, और ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा √2। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा ना। और ऐसे समझ में नहीं आया तो ये मान लीजिए मैं ये √2 दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से तो बच जाएगा 2, और यहां से √2 पूरा ही कॉमन आएगा तो यहां हो जाएगा 1। तो √2 और 2 माइनस 1 बराबर 1 ही हुआ ना, तो ये क्या आएगा, √2 ही आएगा। इसी प्रकार अगला जो हम इनका सार अंतर निकालेंगे वो भी √2 ही आएगा। इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो अंतर सभी में क्या चल रहा है, समान चल रहा है। अब हमें कह रहा है कि इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने, तो देखिए यहाँ पे √2, फिर अगला 2√2 हो गया, अगला 3√3 हो गया, फिर उसका अगला हो जाएगा 3 प्लस 4√3, उसका अगला हो जाएगा 3 प्लस 5√3, उसका अगला हो जाएगा 3 प्लस 6√3। इस प्रकार से हम आगे से आगे क्रमांकित पदों को निकालते रहेंगे जैसा प्रश्न चाहेगा। प्रश्नावली बहुत ही सरल है, घर पे आप लोग अभ्यास कीजिएगा। किसी प्रकार की समस्या आने पर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपकी समस्याओं का जो भी समाधान होगा मैं अपने लेवल पे 100% समाधान करने की कोशिश करूंगा।